जवाना, मात्री का मुंह रुमाल से बंद कर दो। इमरान ने जवाना से कहा। क्या? क्यों? मात्री ने चौंक कर कहा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आवाज निकले और तुम्हारे चीफ को तुम्हारी मेरे पास मौजूदगी का इल्म हो जाए। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसी लम्हे जवाना ने उसके जबड़े भींचकर उसका मुंह खोला और दूसरे हाथ में मौजूद रुमाल को गोल करके उसके मुंह में डाल दिया। उसी लम्हे इमरान ने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, अली इमरान कॉलिंग चीफ ऑफ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस, ओवर। इमरान ने मुअद्दबाना लहजे में बार बार कॉल देते हुए कहा। तो सामने बैठा हुआ माथरी बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत के आसार उभर आए थे। शायद उसका ख्याल था कि इमरान कार्डिक से बात कर रहा है। यस, ओवर। दूसरी तरफ से आवाज सुनाई दी। चीफ, पाइज और उसकी बीवी हेलन दोनों रॉयल होटल में ठहरे हुए हैं, ओवर। इमरान ने इंतहा मुअद्दबाना लहजे में कहा। मुझे रिपोर्ट मिल चुकी है, ओवर। दूसरी तरफ से मखसूस लेकिन इंतहाई सर्द लहजे में जवाब दिया गया। उन्हें फौरी कवर करके अपने हेडक्वार्टर मंगवा ले, क्योंकि मैं मात्री के चीफ से ट्रांसमीटर पर उनके बारे में बात करना चाहता हूँ और वो लाजमन उनसे ट्रांसमीटर पर बात करेगा। मैं चाहता हूँ कि उसका राब्ता उन दोनों से ना हो सके, ओवर। इमरान ने कहा। ठीक है, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और एक बार फिर उसने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। इस बार उसने वो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की थी जो उसे मात्री ने बताई थी। हेलो हेलो, मात्री कॉलिंग, ओवर। इमरान के मुंह से मात्री की आवाज निकली तो मात्री की हालत देखने वाली हो गई। उसकी आंखें बाहर को निकल आई थी। यस, कार्डिक अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक आवाज सुनाई दी। चीफ, पाइज और हेलन दोनों पकड़े गए हैं और उनका कोई पता नहीं चल रहा और इमरान भी अपने फ्लैट से गायब हो चुका है। इमरान ने कहा। पकड़े जा चुके हैं? क्या मतलब? कैसे और क्यों, ओवर। कार्डिक के लहजे में हैरत थी और जवाब में इमरान ने मात्री के लहजे में इफी के बारे में बताया कि इफी हेलन की दोस्त थी और उसने उसे मंसूबा बता दिया और इफी इमरान की दोस्त थी। इस तरह इमरान को इल्म हो गया और वो दोनों ही पकड़े गए। वेरी बैड, फिर तुम फौरन वापस आ जाओ। पाइजो और हेलन दोनों के दांतों में जहरीले कैप्सूल मौजूद है, वो खुदकुशी कर लेंगे। बाद में मिशन तरतीब दे दिया जाएगा, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने ट्रांसमीटर ऑफ किया। इसके मुंह से रुमाल निकाल लो, इमरान ने कहा तो जवाना ने आगे बढ़कर मात्री के मुंह से रुमाल निकाल लिया तो मात्री ने बेख्तियार तेज तेज सांस लेने शुरू कर दिए। हाँ, अब बताओ मात्री कि वो आबदोस कहाँ मौजूद है? इमरान ने मात्री से मुखातिब होकर कहा। मुझे नहीं मालूम। मैं तो चीफ को कॉल करता और चीफ उस आबदोस को और फिर आबदोस से मुझे कॉल करके वो अपनी अपनी लोकेशन बता देते, मात्री ने कहा। देखो मात्री, अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम मुझे बेवकूफ बना लोगे तो ये तुम्हारी भूल है। जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। इमरान का लहजा यकलक इंतहाई सर्द हो गया था। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, मात्री ने कहा। जवाना, इसे गोली मार दो, इमरान ने एक झटके से उठकर खड़े होते हुए कहा और उसके साथ ही वो तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर आया। उसे अब एहसास हो रहा था कि उससे हिमाकत हो गई है। उस कार्डिक को कॉल करने से पहले उस आबदोस को ट्रेस कर लेना चाहिए था। अब तो कार्डिक उसे वापस बुलवा लेगा। वो सिटिंग रूम में आया और उसने तेजी से रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। X2। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो की आवाज सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, एक आबदोस साहिल के करीब मौजूद है जिसमें कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है जिससे उसे आम हालत में ट्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि नेवी हेडक्वार्टर खुसूसी चेकिंग रेस से उसे चेक कर सकता है। आप नेवी के हेडक्वार्टर को ऑर्डर दे दे वरना वो निकल जाएगी। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ लेकिन आप फौरी ऑर्डर दे दे, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर वो मुड़ा और फिर सिटिंग रूम से निकलकर वो तेज तेज कदम उठाता पोर्च की तरफ बढ़ने लगा। जोसेफ वहां पहले से ही मौजूद था। जवाना से कह दो कि दूसरा आदमी जो साथ वाले कमरे में बेहोश पड़ा हुआ है उसे भी हलाक कर दे और फिर उन दोनों की लाशें बर्की भट्टी में डाल देना, इमरान ने जोसेफ से कहा और कार का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कमरे का दरवाजा खुला तो कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ कार्डिक बेख्तियार चौंक पड़ा। अंदर आने वाला एक नौजवान था। चीफ, मात्री और उसके साथी पाइज और हेलन सब हलाक हो गए हैं, नौजवान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा तो कार्डिक बेख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? पाइज और हेलन तो पकड़े गए थे, इसलिए उन दोनों ने तो खुदकुशी कर ली होगी, लेकिन मात्री ने तो मुझे कॉल किया था और मैंने उसे वापस आने का कह दिया था, कार्डिक ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। आपके हुक्म पर मैंने पाइज और हेलन को चेक किया तो मशीन ने बताया कि वो हलाक हो चुके हैं। इस पर मैंने मात्री और उसके साथियों के बारे में एहतियातन चेकिंग की तो उनकी तरफ से मशीन ने डेथ रिपोर्ट ही दी है, नौजवान ने जवाब देते हुए कहा। ओ, इसका मतलब है कि वो लोग भी काबू में आ गए। वेरी बैड,
अब्दुस का क्या हुआ, वो वापस आ गई है या नहीं? कार्डिक ने कहा, यस बॉस, वो वापस आ गई है। मैंने उसके कैप्टन को कॉल किया था, वो वहां से निकल आए हैं और अब वापस आ रहे हैं। नौजवान ने जवाब दिया। तो मिशन मुकम्मल तौर पर फेल हो गया है। ठीक है, तुम जाओ, कार्डिक ने कहा और नौजवान सलाम करके वापस चला गया। तो कार्डिक ने सामने मौजूद मेज की दराज खोली और उसमें से एक छोटा सा चौकोर बॉक्स निकालकर उसने सामने रखा और उस पर मौजूद एक छोटे से बटन को प्रेस कर दिया। यस चीफ, एक निस्वानी आवाज बॉक्स में से सुनाई दी। क्राजन से बात कराओ, कार्डिक ने कहा और बॉक्स ऑफ करके उसने उसे वापस मेज की दराज में रखकर दराज बंद कर दी। थोड़ी देर बाद मेज पर रखे हुए सुर्ख रंग के फोन की घंटी बज उठी तो कार्डिक ने रिसीवर उठा लिया। यस, कार्डिक ने कहा। क्राजन बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से एक मुद्देबाना आवाज सुनाई दी। क्राजन, पाकिस्तान में हमारा मिशन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है। पाइजो हेलन माथुरी और उसके चारों साथी सब हलाक हो गए हैं। सिर्फ आब्दुस वहां से बचकर निकल आई है। तुम पाकिस्तान में अपने खास एजेंटों से कहो कि वो वहां मुकम्मल चेकिंग करके तफसील बताए कि ये सब कुछ कैसे हुआ है, कार्डिक ने कहा। चीफ, आपका ये मिशन वहां किसके खिलाफ था? क्राजन ने पूछा तो कार्डिक बेख्तियार चौंक पड़ा। उसे वाकई ये ख्याल न रहा था कि क्राजन को तो असल मिशन के बारे में इल्म ही नहीं है। क्राजन क्रैकॉन के बाचान डेस्क का इंचार्ज था और फिर वो और उसका हेडक्वार्टर बाचान में था। उसने सिर्फ उसे ये इत्तला दी थी कि पाइज और हेलन मिशन मुकम्मल करने पाकिस्तान जा रहे हैं ताकि वो आब्दुस वहां भिजवा सके, क्योंकि आब्दुस क्राजन के चार्ज में थी और कार्डिक ने यह फैसला किया था कि इमरान को क्राजन के हेडक्वार्टर में मंगवाने के बाद वो खुद वहां जाकर उससे मालूमात हासिल करेगा। वहां की पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले एक फ्रीलांसर एजेंट अली इमरान के खिलाफ मिशन था। कार्डिक ने जवाब दिया। ओ चीफ, आप मुझे पहले बता देते तो मैं आपको उन लोगों को वहां भेजने से रोक देता। उन्होंने तो बहरहाल हलाक होना था, क्योंकि इमरान तो दुनिया का खतरनाक तरीन एजेंट है। वो उन लोगों के काबू में कहां आ सकता था? क्राजन ने कहा। पाइज और हेलन बेहद तेज और होशियार एजेंट थे। असल में उस हेलन से हिमाकत हो गई जिसकी वजह से ये लोग काबू में आ गए हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम तफसील मालूम करो ताकि मैं हेडक्वार्टर को रिपोर्ट दे सकूं, कार्डिक ने कहा। यस बॉस, मैं मालूम कर लूंगा, क्राजन ने जवाब दिया और कार्डिक ने रिसीवर रख दिया। अगर ये ऐसा तेज एजेंट है तो फिर मुझे खुद ही वहां जाना पड़ेगा। बहरहाल मिशन तो मुकम्मल करना ही है, कार्डिक ने कहा और मेज पर पड़ी हुई फाइल खोली और उस पर झुक गया। फिर वो मुसलसल 2-3 घंटों तक काम करता रहा कि अचानक सुर्ख फोन की घंटी बज उठी और कार्डिक ने चौंक कर रिसीवर उठा लिया। यस, कार्डिक ने कहा। हेडक्वार्टर कॉलिंग यू, एक मशीनी सी आवाज सुनाई दी और कार्डिक बेख्तियार चौंक कर सीधा हो गया। यस सर, कार्डिक का लहजा बेहद मुअद्दबाना हो गया। ये तुमने क्या हिमाकत की कि आम से एजेंटों को पाकिस्तान भिजवा दिया? क्राजन ने इंतहाई खतरनाक रिपोर्ट हेडक्वार्टर भिजवाई है। दूसरी तरफ से उसी तरह मशीनी लहजे में कहा गया। कैसी रिपोर्ट? कार्डिक ने हैरत भरे लहजे में कहा। दुनिया का खतरनाक तरीन सीक्रेट एजेंट अली इमरान क्रैकॉन हेडक्वार्टर को तबाह करने का फैसला कर चुका है और वो किसी भी लम्हे वहां से चल सकता है। क्राजन ने उसके मुतालिक जो तफसीली फाइल भिजवाई है उसे पढ़ने के बाद हेडक्वार्टर इस नतीजे पर पहुंचा है कि ये शख्स इंतहाई खतरनाक है, मशीनी आवाज में कहा गया। लेकिन वो कैसे हेडक्वार्टर आ सकता है? उसे क्या मालूम कि हेडक्वार्टर कहाँ है? कार्डिक ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। वो मालूम कर लेगा। बहरहाल अब तुमने उसके खिलाफ कोई एजेंट नहीं भिजवाना, बल्कि अब तुम रेड अलर्ट हो जाओ। अगर वो यहाँ पहुंचे तो तुमने उसका खात्मा करना है, मशीनी आवाज में कहा गया। ठीक है, कार्डिक ने जवाब दिया। पूरी तरह होशियार रहना, ये शख्स इंतहाई खतरनाक है, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो कार्डिक ने रिसीवर रख दिया। इस क्राजन का भी खात्मा करना पड़ेगा। उसने मुझे रिपोर्ट देने की बजाय मेरे खिलाफ रिपोर्ट बराह रास्त हेडक्वार्टर को दे दी है। नॉनसेंस, कार्डिक ने कहा और उसी लम्हे सुर्ख फोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। यस, कार्डिक ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाते हुए कहा। क्राजन बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से क्राजन की मुअद्दबाना आवाज सुनाई दी। यू नॉनसेंस, तुमने मुझे रिपोर्ट देने की बजाय बराह रास्त हेडक्वार्टर रिपोर्ट क्यों दी है? कार्डिक ने पट पड़ने वाले लहजे में कहा। चीफ, रिपोर्ट ही ऐसी थी कि उसे हेडक्वार्टर तक पहुंचाना जरूरी था, क्राजन ने जवाब देते हुए कहा। क्या रिपोर्ट थी? तफसील बताओ, कार्डिक ने उसी तरह गुस्सैले लहजे में कहा। चीफ, इमरान को न सिर्फ क्रैकॉन के बारे में इल्म हो चुका है, बल्कि उसे यह भी मालूम हो चुका है कि हेडक्वार्टर कहाँ बनाया जा रहा है, क्राजन ने कहा। तो कार्डिक बेख्तियार उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? ये कैसे मुमकिन है? नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आज तक दुनिया भर के इंतहाई बावसाइल और ताकतवर सरकारी एजेंट हेडक्वार्टर का सुराग नहीं लगा सके, तो ये शख्स पाकिस्तान में बैठकर कैसे मालूम कर सकता है? कार्डिक ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे क्राजन की बात पर यकीन ही ना आया हो। आप ब्लू स्काई ट्रांस एजेंसी से तो वाकिफ है,
जो मालूमात फरोख्त करती है। क्राजन ने कहा, हाँ, लेकिन उसके पास भी हेडक्वार्टर के बारे में कोई मालूमात मौजूद नहीं है। कार्डिक ने फौरन ही जवाब देते हुए कहा, मुझे मालूम है चीफ, लेकिन उसके साउथ एक्रिमियन डेस्क के इंचार्ज ने मुझे बताया है कि पाकिस्तान से उनके स्पेशल मेंबर प्रिंस ऑफ ढप ने पहले उनसे क्रैकॉन के बारे में मालूमात हासिल की तो उसे बताया गया कि क्रैकॉन एक ऐसी बैनुल अक़वामी तंजीम है जो पूरी दुनिया में शराब और असले की स्मगलिंग करती है और उसका हेडक्वार्टर जनूबी एक्रिमिया के मुल्क लाजास के दारुल हुकूमत में बनाया गया है। लेकिन फिर उस प्रिंस ऑफ ढप का फोन आया कि उसकी इत्तला के मुताबिक क्रैकॉन का हेडक्वार्टर जनूबी बहरुल काहिल में खता इस्तिवा के करीब किसी जजीरे में होना चाहिए और उसने मिसाल के तौर पर हॉबर जजीरे का नाम लिया है। लेकिन डेस्क से उसे बताया गया कि हेडक्वार्टर लाजाज में ही है और कहीं नहीं है। उसके बाद उस प्रिंस ऑफ ढप की कॉल नहीं आई। क्राजन ने जवाब देते हुए कहा, ये प्रिंस ऑफ ढप कौन है? कार्डिक ने हैरत भरे लहजे में कहा, यह उस इमरान का कोड नाम है और चूंकि मुझे मालूम था कि ये शख्स पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी मालूमात फरोख्त करने वाली एजेंसियों से राब्ता रखता है, इसलिए उसने लाजमन क्रैकॉन के बारे में पूछ-गुछ की होगी, इसलिए मैंने सबसे मालूमात हासिल की। तो ब्लू स्काई एजेंसी ने यह बात बताई। क्राजन ने कहा, लेकिन उसे हॉबर्ट के बारे में कैसे इल्म हो गया? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कार्डिक ने कहा, उस शख्स के जराए बेहद वसी है चीफ, आपने उसे छेड़कर दरअसल एक अफरियत को छेड़ दिया है। इस इत्तला के बाद मैंने पाकिस्तान में अपने एजेंटों को अलर्ट किया तो मुझे रिपोर्ट मिली कि इमरान अपने 6 साथियों समेत पाकिस्तान से जनूबी एक्रिमिया के मुल्क भारत के दारुल हुकूमत केटो रवाना हो गया है। उस पर मैं समझ गया कि उसे बहरहाल क्रैकॉन के असल हेडक्वार्टर का इल्म हो गया है। चुनांचे मैंने फौरन ही हेडक्वार्टर पर रिपोर्ट की और अब आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ। क्राजन ने तफसील बताते हुए कहा, वहां से क्या तुम उनके हुलिया और दीगर तफसीलात मंगवा सकते हो? कार्डिक ने पूछा। यस चीफ, क्राजन ने जवाब दिया। तो जल्द अज जल्द ये तफसीलात भिजवा दो और साथ ही उस तैयारे के बारे में भी तफसील भिजवा दो जिससे वो भारत पहुंच रहा है। यहाँ मैं उससे खुद ही निपट लूंगा। कार्डिक ने कहा, जिस तैयारे से वो पाकिस्तान रवाना हुआ है वो तो रास्ते में ही बदल जाएगा। अलबत्ता उनके कागजात और हुलियों की तफसील मैं 1 घंटे बाद आप तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि आप उसके खिलाफ जो मनसूबाबंदी करे उसके हर पहलू पर गौर करें, क्योंकि इस शख्स के मुतालिक मशहूर है कि ये अपने दुश्मनों के मंसूबे के जरिए ही दुश्मन की गर्दन तक पहुंच जाता है। क्राजन ने जवाब दिया, तुम बेफिक्र रहो, कार्डिक के लिए उसका शिकार मुश्किल नहीं होगा। मैं उसे ऐसी इबरतनाक मौत मारूंगा कि उसकी नस्लें भी सदियों तक रोती रहेंगी। तुम फौरन तफसील भेजो। कार्डिक ने गुस्सीले लहजे में कहा, यस चीफ। दूसरी तरफ से कहा गया और कार्डिक ने एक झटके से रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। नॉनसेंस, इसे मालूम ही नहीं कि कार्डिक खुद दुनिया का सबसे बड़ा अफरियत है। कार्डिक ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। उसके साथ ही उसने मेज की दराज खोली और उसमें से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर मेज पर रखा। यह फिक्स फ्रिक्वेंसी का ट्रांसमीटर था। उसने दराज बंद की और ट्रांसमीटर का बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, चीफ कार्डिक कॉलिंग, ओवर। कार्डिक ने तेज लहजे में बार बार कॉल देते हुए कहा, यस, बारबरा अटेंडिंग, ओवर। चंद लम्हों बाद एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। लहजा बेहद मौतबाना था। एक हार्ड मिशन के लिए अपने आप को और अपने ग्रुप को तैयार कर लो। 6-7 पाकिस्तान एजेंटों का ग्रुप पाकिस्तान से केटो पहुंच रहा है, जिसकी तफसीलात तुम्हें 1 घंटे बाद मिल जाएंगी। ये ग्रुप पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का है। उसके सरबराह का नाम अली इमरान है, जो प्रिंस ऑफ ढप का कोड इस्तेमाल करता है और जिसे दुनिया का खतरनाक तरीन एजेंट होने का दावा है। हेडक्वार्टर ने उसका ब्लैक डेथ वारंट जारी कर दिया है। उसे हर कीमत पर हलाक होना चाहिए। उसकी हलाकत के लिए तुम्हें पाताल तक क्यों न जाना पड़े। इंतहाई फास्ट और मुसलसल एक्शन से काम लो। उसे संभलने की मोहलत ही नहीं मिलनी चाहिए, ओवर। कार्डिक ने तेज और तहकुमाना लहजे में कहा, यस चीफ, आप बेफिक्र रहे। ये शख्स चाहे कोई भी क्यों ना हो, बारबरा उसे दूसरा सांस भी न लेने देगी, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और कार्डिक ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और उसे वापस मेज की दराज में रख दिया। उसके चेहरे पर अब गहरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि उसे बारबरा और उसके हार्ड ग्रुप की कारकर्दगी का अच्छी तरह इल्म था। देव हैकल तैयारा इंतहाई तेज रफ्तारी से प्रवास करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। तैयारे के दरमियानी हिस्से में इमरान अपने साथियों जूलिया, सालेहा, कैप्टन शकील, सफदर, तनवीर और जवाना के साथ मौजूद था। इमरान के साथ हस्बे दस्तूर जूलिया थी, जबकि उकबे सीट पर सफदर और कैप्टन शकील थे। उनके साइड वाली दूसरी रो में सालेहा और तनवीर थे, जबकि उन दोनों के पीछे जवाना बैठा हुआ था। वो सब इस वक्त अपनी असल शक्लों में ही थे। उनकी मंजिल जनूबी एक्रिमिया के एक मुल्क भारत का दारुल हुकूमत केटो था। चूंकि सफर बेहद तवील था, इसलिए वो सब इत्मीनान से बैठे हुए थे। इस मिशन के लिए रवानगी से पहले
चीफ एक्स2 ने इमरान समेत उन सबको दानिश मंजिल के मीटिंग रूम में कॉल किया था और उन्हें इस मिशन के सिलसिले में जरूरी पॉइंट से ब्रीफ किया था। साथ साथ चीफ ने उन्हें तंबीह भी कर दी थी कि चूंकि ये मिशन ब्लैक थंडर जैसी बैनुल-अक़वामी तंजीम के मुकाबिल तंजीम के खिलाफ है, इसलिए इस मिशन में मामूली सी कोताही भी ग्रुप का खात्मा कर सकती है। इसलिए चीफ ने खास तौर पर इस बात की तंबीह की थी कि मिशन के दौरान इमरान के अहकामात की मामूली सी खिलाफ वर्जी भी नाकाबिल बर्दाश्त होगी। यही वजह थी कि वो सब खामोश बैठे हुए थे। उन्होंने ना ही इमरान से कोई बहस की थी और ना ही इमरान से मिशन के बारे में मजीद तफसीलात मालूम करने पर इसरार किया था। इमरान अपनी आदत के मुताबिक नशे से सर टिकाए आंखें बंद किए हुए बैठा था, लेकिन फर्क ये था कि वो खर्राटे ना ले रहा था, क्योंकि सुबह का वक्त था और मुसाफिर न सिर्फ जाग रहे थे बल्कि अखबारात व रसायल पढ़ने में मसरूफ थे। उन्हें सफर करते हुए तकरीबन 6 घंटे गुजर चुके थे और अब मजीद 4 घंटों के सफर के बाद तैयारी ने फ्यूल लेने के लिए रास्ते में आने वाले एक मुल्क की एयरपोर्ट पर लैंड करना था, जहां उन्हें 1 घंटा गुजारना था। आप में से अली इमरान साहब कौन है? अचानक एक एयर होस्टेस ने जूलिया और इमरान के करीब आकर कहा। अगर आपको ये नाम निस्वानी लगता है तो फिर इन मोहतरमा का हो सकता है, और अगर मर्दाना लगता है तो फिर मेरा हो सकता है। अब फैसला आप खुद कर लीजिए, इमरान ने आंखें खोलते हुए कहा। आपकी फोन कॉल है, एयर होस्टेस ने मुस्कुराते हुए कहा और तेजी से आगे बढ़ गई। इमरान नशीस से उठा और आगे बढ़ गया, जहां अलग फोन रूम बना हुआ था। इमरान ने एक तरफ रखा हुआ रिसीवर उठा लिया। यस, अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा, क्योंकि उसे मालूम था कि यह कॉल ब्लैक जीरो की तरफ से ही हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ उसे ही मालूम था कि इमरान और उसके साथी किस तैयारी पर सफर कर रहे हैं। चीफ फ्रॉम दिस एंड, तुम्हें एयरपोर्ट पर चेक किया गया था और रिपोर्ट फोन पर बाचान में किसी कराजन को दी गई। वो आदमी कवर नहीं हो सका। जब मैंने बाचान में फॉरेन एजेंट को कराजन के बारे में तफसीलात भिजवाने के लिए कहा तो साथियों से ये बात भी बता दी कि तुम्हारे और तुम्हारे साथियों के एयरपोर्ट से रवानगी के बारे में उसे पाकिस्तान से रिपोर्ट दी गई है और वो चेकिंग करे कि ये रिपोर्ट किस पस मंजर में ली गई है। उसने अभी थोड़ी देर पहले कॉल की है। उसने बताया है कि कराजन बाचान में क्रैकॉन का चीफ एजेंट है। उसका ताल्लुक भी क्रैकॉन के रेड वुल्फ ग्रुप से है, जिसका चीफ कार्डिक है, और कराजन ने तुम्हारे बारे में जो रिपोर्ट अपने चीफ कार्डिक को दी है उसका टेप एक स्पेशल चार्टर्ड जेट जहाज के जरिए उस मुल्क भिजवा दिया गया है जहां तुम्हारे तैयारे का पहला स्टॉप है। बाचान का फॉरेन एजेंट गाशकर ये टेप लेकर खुद तुमसे मिलेगा। तुम टेप सुनने के साथ साथ उस गाशकर से मजीद तफसीलात भी हासिल कर सकते हो। दूसरी तरफ से मखसूस लहजे में कहा गया। ठीक है, मैं मिल लूंगा, मैं उसे जानता हूँ, इमरान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओके, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रखा और फिर उठकर वापस अपनी सीट पर आ गया। किसका फोन था? जूलिया ने कहा। चीफ का। पाकिस्तान में तो चैन नहीं लेने देता, यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता, खौमाखा नींद खराब की है। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और एक बार फिर नशे से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। कोई खास बात ही होगी, वरना उसे पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा था कि तुम्हें तैयारे में कॉल करता। क्या बात हुई थी? जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा। खास बात क्या होनी है? कह रहा था कि उस वक्त तक ना आना जब तक। छोड़ो, अब क्या कहूँ, बस खुद ही समझ जाओ। मैं दरअसल एक बड़ा खूबसूरत और खुशगवार ख्वाब देख रहा था, जिसमें खूबसूरत बाग में तुम मेरे साथ बैठी हो, तुम्हारे चेहरे पर मसरत के गुलाब खिले हुए हैं और तुम मुझसे शीरी लहजे में हंस हंस कर बातें कर रही हो। मैं चाहता हूँ कि जल्दी से दोबारा उसी बाग में पहुंच जाऊं ताकि वही शीरी और मधुर आवाज सुन सकूं, वरना यहाँ जहाज में तो तुम्हारा लहजा सुनकर मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मैं जहन्नुम के किसी दारोगे की आवाज सुन रहा हूँ। वैसे एक बात है, वहाँ भी तो लेडीज दरबान होंगे, उन्हें दारोगी ही कहा जा सकता है। इमरान की आंखें बदस्तूर बंद थी, लेकिन उसकी जुबान मुसलसल हरकत में थी और जूलिया के चेहरे पर इमरान की बातें सुनकर वाकई गुलाब के फूल खिल उठे थे। आंखों में चमक आ गई थी। इसके लिए ख्वाब देखने की क्या जरूरत है? ख्वाब तो वो देखते हैं जो हकीकत में कुछ नहीं कर सकते। जूलिया ने इस बार वाकई नर्म और मधुर लहजे में कहा तो इमरान ने बेख्तियार आंखें खोलती। कमाल है, हैरत है, साइंस ने वाकई तरक्की कर ली है कि अब ख्वाब देखने के लिए आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं है। क्या तुम वाकई असल हो या? इमरान ने उठकर सीधे होते हुए कहा। यकीन ना आए तो बेशक चेक कर लो। जूलिया वाकई मूड में आ गई थी। कैसे? क्या कोई ऐसा थर्मामीटर इजाद हो गया है जो बुखार की बजाय खुशगवारियत का असर जाहिर करता हो? इमरान ने कहा तो जूलिया बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या तुम्हारी आंखें कुछ नहीं देख रही? जूलिया ने कहा। मेरी आंखें तो तनवीर के चेहरे पर उभर आने वाला जलाल दिख रही है, इमरान ने कहा तो जूलिया एक बार फिर हंस पड़ी।
ये तो होता ही है, जूलिया ने कहा। क्या होता है? अब क्या तुमने नजूम सीख लिया है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। देखो इमरान, जूलिया ने यकलक संजीदा होते हुए कहा, सॉरी, अम्मा भी का हुक्म है कि नामहरम औरतों को देखना नहीं चाहिए। गो पहली नजर माफ है, लेकिन अम्मा भी तो इस मामले में पहली नजर भी माफ करने की कायल नहीं है। इमरान ने उसकी बात काटते हुए कहा और उसके साथ ही आंखें बंद करके नशे से सर टिका लिया। यू नॉनसेंस, अहमक, पत्थर, तुम इंसान ही नहीं हो, नॉनसेंस, जूलिया ने यकलक पाड़ खाने वाले लहजे में कहा। जाहिर है इमरान ने उसके जज्बात को ये बात करके इंतहाई बेदर्दी से रौंद दिया था। वो ख्वाब वाली ही ठीक है, इमरान के मुंह से आहिस्ता से निकला। तुम सारी उम्र ख्वाब ही देखते रह जाओगे, नॉनसेंस, जूलिया ने कहा और उसके साथ ही वो तेजी से उठी और उस सीट की तरफ बढ़ गई जिस पर तनवीर बैठा हुआ था। सालेहा, तुम इमरान के साथ जाकर बैठो, मैंने तनवीर से जरूरी बात करनी है, जूलिया ने सख्त लहजे में सालेहा से कहा। ओके मिस, सालेहा ने फौरन ही उठते हुए कहा और तेजी से इमरान के साथ वाली सीट की तरफ बढ़ गई। जबकि इस बार तनवीर के चेहरे पर मसरत के गुलाब खिलने लग गए थे। इमरान साहब, आप जूलिया को इस कदर नाराज क्यों कर देते हैं? सालेहा ने सीट पर बैठते ही इमरान से कहा, क्योंकि उसने दूर बैठे होने के बावजूद अपनी खास निस्वानी हिस्स की वजह से सारी बातें सुन ली थी। खिदमत खल्क का बड़ा अजर है मिस सालेहा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। खिदमत खल्क? क्या मतलब? क्या मिस जूलिया को नाराज करना खिदमत खल्क है? सालेहा ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसका अंदाज बता रहा था कि उसे इमरान की इस बात की समझ नहीं आई। तनवीर का चेहरा देख लो, तुम्हें खिदमत खल्क की समझ आ जाएगी, इमरान ने जवाब दिया। तो सालेहा ने बेख्तियार मुड़कर तनवीर की तरफ देखा और फिर बेख्तियार हंस पड़ी। इसे तो खिदमत खल्क की बजाय खिदमत रकीब कहना चाहिए, सालेहा ने हंसते हुए कहा और इमरान भी उसकी खूबसूरत बात पर बेख्तियार हंस पड़ा। उसने आंखें खोलती और सीधा होकर बैठ गया। ये बात करके तुमने मेरे 14 क्या 15-16 तबक रोशन कर दिए हैं। मैं तो उसे खिदमत खल्क समझ रहा था, लेकिन वाकई ये तो खिदमत रकीब वाला काम हो गया है। वो क्या कहते हैं, बिल्ली के भागो चीका मिलने वाली बात, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, एक बार फिर वेटरेस उनकी सीट के करीब आ गई। इमरान साहब, आपकी कॉल है, वेटरेस ने कहा। तो इस बार इमरान चौंक पड़ा, लेकिन वो सीट से उठा और फोन रूम की तरफ बढ़ गया। उसे समझ न आ रही थी कि ब्लैक ज़ीरो को दोबारा कॉल करने की क्या जरूरत पेश आ गई है। हेलो, इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। चीफ बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हें कॉल करने के बाद बारात में फॉरेन एजेंट को कॉल किया था, ताकि अगर उसके दारुल हुकूमत केटो में क्रैकॉन का कोई एजेंट या ग्रुप हो तो उसके बारे में मालूमात हासिल हो सके, क्योंकि मुझे यकीन था कि क्रैकॉन जैसी तंजीम वहीं केटो के एयरपोर्ट पर भी तुम लोगों पर फायर खोल सकती है। वहां से अभी इत्तला मिली है कि केटो में क्रैकॉन का एक इंतहाई अहम ग्रुप काम करता है, जिसे हार्ट ग्रुप कहा जाता है। उसकी सरबराह एक लड़की है जिसका नाम बारबरा है, और वो बारबरा क्लब नामी एक शानदार और इंतहाई महंगे क्लब की मालिका है। वो आइक्रीमिया की सीक्रेट सर्विस में भी काफी अरसा काम कर चुकी है, लेकिन औरत होने के बावजूद वो हद दर्जे सफाक और जालिम फितरत है, इसलिए कैटो में उसे बेरहम कातिला के नाम से भी पुकारा जाता है। दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो ने मखसूस लहजे में बात करते हुए कहा, वाह, खासा फिल्मी टाइप का नाम है, बेरहम कातिला। तो क्या रहमदिल कातिला भी होते हैं? इमरान ने जवाब दिया। संजीदगी इख्तियार करो, ये इंतहाई अहम मिशन है। मुझे जो इत्तला मिली है उसके मुताबिक बारबरा ने अपने ग्रुप के खास आदमी को एयरपोर्ट पर तैनात कर रखा है, और वो शायद तुम्हारी तरफ से अलर्ट है। चीफ ने गुस्सीले लहजे में कहा। इस बेरहम कातिले का हुलिया क्या है? इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा। तो दूसरी तरफ से हुलिया बता दिया गया। ऐसा हुलिया किसी बेरहम कातिला का कैसे हो सकता है? ये तो ख्वाबों में नजर आने वाली हसीना आलम का हुलिया है, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो गया, तो इमरान ने बेख्तियार मुस्कुराते हुए रिसीवर रख दिया। वैसे जो कुछ ब्लैक ज़ीरो से बताना चाहता था वो समझ गया था कि इमरान अपने साथियों समेत रास्ते में ड्रॉप हो जाए और फिर किसी दूसरे हुलिये और कागजात के तहत वहां पहुंचे और इस बारबरा के जरिए कार्डी तक पहुंच जाए। चुनांचे रिसीवर रखकर वो यही प्लान बनाता हुआ फोन रूम से निकलकर वापस अपनी सीट की तरफ बढ़ता चला गया।